तेजस्वी यादव 40 सीट पे 40 पैंतर लगाएंगे तो कैसे चलेगा। इस बार चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तेजस्वी यादव लिखा कमर में बेल्ट बांध के घूमे कि गर्दन में रस्सी बांध के घूमे, क्या करें। मेरे बनाने या बिगाड़ने से कुछ होना नहीं है। ये मैं एक पत्रकार के तौर पर सबसे पहला सीख हमको यही मिला था कि मैं चाह कर भी फैसला नहीं ले सकता हूँ। जो वोट नहीं करता है और ज्ञान देता है वो उसी प्रकार है कि ब्याह से पहले ही बचा हो जाता है ना, उसी टाइप का। मुकेश सहनी का फर्स्ट चॉइस आज भी मुझसे पूछिएगा तो भाजपा ही था। वो मजबूरी वश एडजस्ट किए हैं तेजस्वी यादव के साथ। हरी सहनी को अगर यही 2 साल पहले 3 साल पहले भाजपा बढ़ा चुकी होती तो आज मुकेश सहनी के समानांतर एक बड़ा मजबूत नेता उनका होता। बार बार मीसा भारती को क्यों भेजाता है रामकृपाल से लड़ने के लिए? एको बार तो गिरा देती, एको बार गिरते एक यादव खत्म हो जाता ना नेता। किशोर कुणाल का आरएसएस में कितना पैठ है, वो शादी अगर आप देखे होंगे शाम्बी चौधरी के तो आपको पता होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। आज फिर से नमन जी हैं और नमन जी के साथ मैं हूं। तो निश्चित रूप से ये पंचनामा विशेष होने वाला है और विशेष होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेआउट दे दूं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें चौथे राउंड के वोट पड़ने हैं। चौथे राउंड में कुल 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान होगा और 1717 लोगों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। उसमें बिहार के भी 55 लोगों का 5 सीटों पर भविष्य दाव पे लगा हुआ है। क्या होगा? चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, प्रचार जम करके हुए हैं। किस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की लड़ाई है, क्या समीकरण है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम बैठे हैं। तो ये आपको बताने के लिए कि आखिर जब कल वोट पड़ेगा तो जनता क्या सोच करके वोट देगी और वोटिंग के बाद जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये सारा समीकरण नमन जी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि नमन जी इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ के लोगों से बात कर चुके हैं और हमारी टीम लगातार लोगों के विचार और नेताओं से बातचीत करने के बाद आपके सामने सब कुछ लेकर के आती है। नमन जी, सबसे पहले तो पटना में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि 4 महीना के लगातार दौरा के बाद आप कम भेटाते हैं लोगों को पटना में। बीच बीच में तो आते रहते हैं, तो वही कम भेटाते हैं ना। पटना नहीं आएंगे तो फिर रसद कहाँ से लेंगे? राशन सामग्री सब यहीं से उठाते हैं। पंचनामा के दर्शक लगातार आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कब आइएगा स्टूडियो में। खैर, इन सब बातों से आगे हम बढ़ते हैं। चौथे राउंड का जो मतदान होना है कल, उसमें 5 सीटों पर मतदान होना है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। कुछ दर्शकों से मेरा कंप्लेन भी है जी। यहाँ बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं फील्ड में जाइए, फील्ड में जाने लगे हैं तो कहते हैं कि फील्ड में क्यों है, आप स्टूडियो से ही कीजिए। आज उन दोनों से तो फिर भी मान लीजिए कि थोड़ा मैंने दिक्कत है। कुछ लोगों से तो इतना दिक्कत है कि पूछिए मत। अब आज एक पंचनामा हुआ है स्टूडियो से, उसमें 2-4 लोग बहुत जानकार लोग जो बहुत मैंने पता नहीं कैसे आज तक जीवन लोग का चला है, वो लोग ये लिखा है कि स्टूडियो में बैठ के बोलना आसान होता है, आपको ज़मीन पे जाना चाहिए। कौन ज़मीन बच गया है हमको बताइए। तेजस्वी यादव लिखा कमर में बेल्ट बांध के घूमे कि गर्दन में रस्सी बांध के घूमे, क्या करें? कैसे पता चलेगा कि हम ज़मीन पर हैं? ज़मीन का धूल अगर मुंह पे मेरे नहीं दिख रहा हो तो फिर बताइए कोई कहाँ कमी रह गई है। अब सबमरीन में डूब के पता करें चुनाव का जायजा। मैं जो कह रहा हूँ, विश्वास मेरे पर है तो विश्वास कीजिए, नहीं विश्वास है तो 2 लाख कम से कम चैनल होगा जी। इसमें से 1 लाख होगा मोदी को प्रधानमंत्री बना रहा है एकदम बिना किसी विरोध के, 1 लाख होगा जो मोदी को प्रधानमंत्री किसी शर्त पर नहीं बनने देगा जी। अब मेरे बनाने या बिगाड़ने से कुछ होना नहीं है। ये मैं एक पत्रकार के तौर पर सबसे पहला सीख हमको यही मिला था कि मैं चाह कर भी फैसला नहीं ले सकता हूँ। मैं फैसला लेने वाले लोगों के लिए थोड़ी आसान
उनका जो काम है वो कर सकता हूँ उनके लिए। ऑप्शंस उनको बता सकता हूँ, उनको ये बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, किन क्षेत्रों में विकास हुआ है, किन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, जो प्रत्याशीगण है वो कितने ताकतवर इस बार चुनाव में हैं, ऊंट किस करवट बैठ सकता है। बस यहीं तक हमारा काम खत्म। इसके बाद आप लोग का काम शुरू होता है, जो कल शुरू होगा। जाइए, वोट दीजिए। घर में बैठ के अब हम भी बोलेंगे ये बताया, घर में बैठ के या कमेंट कैला से ना हुई, बाहर जाके वोट कीजिए और वोट जिधर करना कीजिए, लेकिन करने के बाद ज्ञान दीजिए। जो वोट नहीं करता है और ज्ञान देता है वो उसी प्रकार है कि ब्याह से पहले ही बच्चा हो जाता है ना, उसी टाइप का सिस्टम है। जी नमन जी, सबसे पहले हम दरभंगा से शुरुआत करते हैं। जी, पिछले कई चुनाव से हमने देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। यहाँ यादव वर्सेस ब्राह्मण होता है, इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो होता है अन्य जातियों का होता है। जी। यहाँ जो समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से गोपाल जी ठाकुर आखिर किस तरह से अब इसको सरवाइव करेंगे, या इसके पीछे की राजनीति और रणनीति क्या होगी। यहाँ यादव को इस बार उतारा गया है, जबकि लगातार मुस्लिम को यहाँ से मौका दे दिया जा रहा था। यादव और मुस्लिम का गठजोड़ बहुत बढ़िया है, और उसमें अगर तड़का लग जाए मल्लाहों का तो निश्चित रूप से ये सीट काफ़ी कॉम्पिटिटिव सीट हो जाती है। क्या लगता है कि गोपाल जी ठाकुर कितना? मैं दरभंगा में बहुत गया नहीं हूँ, दरभंगा मेरे बगल में ही था, समस्तीपुर के। मैं जानता था कि बेहतर आपकी नज़र दरभंगा पर रहती है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, एक चर्चा चंदन जी से मेरी हो रही थी थोड़ी देर पहले, एक और पंचनामा हम जो कर रहे थे कि मलाहों की स्थिति क्या होगी पूरे बिहार में, क्या मुकेश सहनी की राजनीति कहाँ जाएगी। देखिए, बहुत हद तक मुकेश सहनी की राजनीति के लिए आखिरी पड़ाव ये है जी, यहाँ से या तो एक बैग छलांग लेंगे या यहाँ से 3-4 साल पीछे चले जाएंगे। मुकेश सहनी का देखिए, युद्ध में कहा जाता है कि अपना हथियार बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। आप जीवन भर तलवारबाजी किए हैं, आपको कोई बंदूक दे दे तो उसका उल्टा चला लीजिए। बिल्कुल। आप जीवन भर बंदूक चलाए हैं और आपको कोई तलवार दे दे तो अब किसी काम के आपका नहीं है वो। यही कहीं ना कहीं आकर मुकेश सहनी का फर्स्ट चॉइस आज भी मुझसे पूछिएगा तो भाजपा ही था। वो मजबूरी वश एडजस्ट किए हैं तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन इस एडजस्टमेंट में भी उनको बहुत कहा सकता है कि बढ़िया पोजीशन नहीं मिला। अब डूबते को तिनका सहारा कहा जाता है, तो तिनका कहीं ना सहारा देगा कि तिनका आपको पेड़ का सहारा देगा कि डूब के पार कर जाइएगा तैर के, तिनका लेके डूबिएगा। तो यही कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ दिख रही हैं। लेकिन मुकेश सहनी को कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कंप्लीट वोट उनको ट्रांसफर होने वाला है। जी, माने मलाह उनको अच्छा खासा वोट करने वाले हैं। जी, ये कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं? देखिए, वो सीटें जहां अगड़ा पिछड़ा बहुत तगड़ा होने वाला है, उन्हीं सीटों पर मुकेश सहनी को उनका वोट 100% मिलता नजर आ रहा है, या जितनी वोटिंग होगी उसमें ज़्यादातर हिस्सा उनके पक्ष में जाएगा। इसमें से एक दरभंगा वाली सीट है। दरभंगा सीट पर भी अगड़ा पिछड़ा ही करने की कोशिश की गई है। सबको पता है कि यहाँ एक बड़ी जनसंख्या है ब्राह्मणों की, सवर्णों की, तो उस वोट बैंक को नेगेट करने के लिए कि जाओ भाजपा को वोट करो, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर मुस्लिम मलाह MOI सब लेके अपना हम कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सीट है जिस पर मलाहों का वोट जो है वो मुझे मुकेश सहनी को ज़्यादा दिख रहा है। हरी सहनी मदन सहनी कितना इन्फ्लुएंस करेंगे? हरी सहनी मदन सहनी का इन्फ्लुएंस है, वो लगातार दोनों सभाएं कर रहे थे। समस्तीपुर में हरी सहनी को, मदन सहनी को मैंने देखा, हरी सहनी को मैंने देखा दरभंगा में। लड़ाई कड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है भारतीय जनता। देखिए, हरी सहनी को आगे बढ़ाने में भाजपा ने काफ़ी देर कर दी है। जी, हरी सहनी को अगर यही 2 साल पहले 3 साल पहले भाजपा बढ़ा चुकी होती तो आज मुकेश सहनी के समानांतर एक बड़ा मजबूत नेता उनका होता। जो सम्राट चौधरी के साथ हुआ वही सेम हरी सहनी के साथ हुआ। सम्राट चौधरी को भी बहुत लेट भाजपा आगे की, इसकी वजह से भाजपा जो मेन फायदा उठाना चाहती थी लोकसभा में वो नहीं उठा पाई। अब इसका फायदा आपको विधानसभा में जरूर देखने को मिलेगा। यही हरी सहनी, यही सम्राट चौधरी, ये लोग बहुत भारी पड़ेंगे अगले चुनाव में 2025 में। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत उसका असर नहीं दिख रहा है। मुझे दरभंगा में लगता है कि मलाहों का वोट ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन की तरफ। बाकी विशेष आप बताइएगा। निश्चित रूप से जो दरभंगा की स्थिति है उस पर हमने कई चर्चाएं की है। हम बात करेंगे उजियारपुर की। यहाँ नरेंद्र मोदी के सरकार में एक मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, बहुत करीबी कहे जाते हैं अमित शाह के। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है और अमित शाह ने लालच दिया है, गोली चुसाया है कि अगर इस बार आप लोग जिताते हैं तो इनको बहुत बड़ा पद देंगे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी देंगे।
इस पर क्या आपका है? क्योंकि यहाँ भी समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कुशवाहा उम्मीदवार हैं दूसरे पक्ष से, मल्लाहों के यहाँ इन्फ्लुएंस है, यादवों की यहाँ बड़ी संख्या है और यादव दूसरे खेमे से है। तो क्या लगता है यहाँ लालू का समीकरण काम करेगा या फिर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो यहाँ एक बोया है, और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कल इन्फ्लुएंस भी करेंगे मुजफ्फरपुर से? देखिए, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब सीटों पर एक खूब चर्चा हो रही है एक बात जी कि नित्यानंद चुनाव हार रहे हैं। जी आसपास के सीटों पर भी चर्चा होने लगती है जी। कि नित्यानंद चुनाव हार रहे हैं, नित्यानंद को पछाड़ देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, ये हो गया है माहौल, यादव उनके पक्ष में नहीं है, ये वो, ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि नित्यानंद राय यहाँ श्री कृष्ण के ही रोल में है। जी, जैसे है भी कृष्णौत, हाँ, कृष्णौत समाज के हैं भी और कृष्ण के रोल में है भी वो। जी जी जैसे उन्होंने भाजपा के लिए बिहार में गठबंधन बनाया, जी एक व्यक्ति जिसे कंप्लीट श्रेय जाना चाहिए वर्तमान एनडीए गठबंधन के लिए, वो नित्यानंद राय हैं। मुकेश सहनी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से लेकर मांझी, इन सब से कोऑर्डिनेट उन्होंने नहीं किया। अंत में मुकेश सहनी बड़े चले गए, लेकिन सारे लोगों के मुंह पर जिस वक्त ये हो रहा था सब कुछ, आपको भी याद होगा जब हम बात करते थे, फीडबैक लेते थे नेताओं से, सभी कहते थे कि नित्यानंद जी से मुलाकात हुई, नित्यानंद से बात हुई, बात हमारी बन गई है, लगभग बन गई है, बनने वाली है, ऐसी बातें चल रही थी। मतलब ये कृष्ण के रोल में हर जगह थे और इन्होंने ही वर्तमान इंडिया गठबंधन का स्वरूप बिहार में बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारे लोग थे, नीतीश को लाने में भी एक बड़ी भूमिका अलग लोगों की रही, लेकिन ये भी इस पक्ष में हमेशा रहे। जी जी। अब रही बात कृष्ण और मजरोट की बात, तो उस क्षेत्र में जीतते भी आए हैं जी। भारी पड़े थे उपेंद्र कुशवाहा पर भी। उपेंद्र कुशवाहा को कोई कमजोर प्रत्याशी बनाकर तो भेजा नहीं गया था जी। उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा कितना कॉन्फिडेंट थे, ये हम लोग चुनाव के वक्त भी देखे थे। जी जी। उसके बाद भी पछाड़ा गया था उनको। जी ताकत अपनी पूरी लगा चुके हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको उजियारपुर के दे रहा हूँ। उजियारपुर का बड़ा मजेदार किस्सा है, इस तरफ उजियारपुर है, उस तरफ से वैशाली शुरू हो जाता है, मजेदार कहानी है, और उस तरफ समस्तीपुर है जी, बगल में मुजफ्फरपुर थोड़ा सा है। तो जो भी आया समस्तीपुर या उजियारपुर, वो दोनों का पैरवी करके गया है, दोनों का प्रचार करके गया है। नित्यानंद राय को हराना तो खूब चाहते हैं तेजस्वी यादव, वो जानते हैं, देखिए उनका एक अपना इनसिक्योरिटी है कि यादव समाज का कोई नेता डेवलप ना हो जाए। बार बार मीसा भारती को क्यों भेजाता है रामकृपाल से लड़ने के लिए? एको बार तो गिरा देती, एको बार गिरते एक यादव खत्म हो जाता ना नेता। ये यादवों को समझना होगा। मैं बार बार यही पूछता हूँ, क्या यादव जाति का जाति सर्टिफिकेट केवल तेजस्वी यादव के पास है? क्या लालू यादव के वंशजों को ही यादव माना जाएगा? तो बाकी यादव सर्टिफिकेट क्या बनवा के घूमे, किसी और जाति का बना घूमे? यानी नित्यानंद राय को अगर देखा जाए तो ग्राफ उनका, जैसा कि पिछला रिकॉर्ड जैसा रिप्रेजेंट कर रही है महागठबंधन, ऐसा कुछ नहीं है। नित्यानंद राय जितने वोट से जीते थे, हो सकता है कि 50,000 1 लाख वोट कम हो जाए, लेकिन वो जीत रहे हैं। मतलब ये वहाँ के लोगों की चर्चा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की बात, वहाँ की चर्चा है। हम समस्तीपुर और मुंगेर की चर्चा करेंगे, वो दोनों ही सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे पहले बेगूसराय की हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदुत्व का पगड़ी बांध करके एक नेता यहाँ खड़ा होते हैं, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कमजोर थे बाबा, गिरिराज सिंह कमजोर थे। गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा गया होता, लड़ाई ऐसे हो जाती। मतलब इस बार पटका सकते थे एकदम, पिछले बार भी पटकाए थे। अगर वहाँ लागू नहीं, पिछले बार भी पटकाए थे। अगर वहाँ से तेजस्वी यादव खेला नहीं करते, जी, मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा, मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके वोट काट लिए हैं। तनवीर आलम को खड़ा कर दिया था। और इस बार उनको अच्छे से पता चल गया गिरिराज सिंह को कि इस बार मुस्लिम वोट तो एक तरफा जा रहा है, तो साफ कह रहे हैं दिमाग लगे, और उन्होंने सब भाप कर एकाएक मुस्लिमों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और साथ में योगी आदित्यनाथ को बुलवाया, वहाँ जय श्री राम का नारा लगवाया। वहाँ जितने भी हिंदुत्व वाले चेहरे हैं वहाँ गए प्रचार करने के लिए। बहुत एक आसान जीत उनको मिल रही है, ये उनको गिफ्ट मिल गया अंतिम राजनीतिक पारी में आकर, तेजस्वी के प्रत्याशी चयन की वजह से, तेजस्वी के चुनावी मैनेजमेंट की वजह से, जो हरियाणा से मैनेज हो रहा है जी। मतलब हम कहें कि यहाँ के बाद हरियाणा वाली टीम आपको सीधे अब अमेरिका में चुनाव मैनेजमेंट करते नजर आएगी। हरियाणा वाले इसे संभालते नजर आए। अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री को जैसे हेलीकॉप्टर से उतार रहे हैं तेजस्वी जी को, कमर टूटल है, तो आपकी कमर तोड़ना किसका है पता ही आपको? अमेरिका के प्रधानमंत्री डायरेक्ट जो बाइडेन का, जो बाइडेन होगा, जो आधा बाइडेन हो जाएंगे उस महिला के बाद। अच्छा, एक और चीज़, समस्तीपुर में तो आप काफ़ी समय दिए हैं, लेकिन
अगर इस सीट की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा। देखिए वहाँ एक बेगूसराय में एक और बात मैं बोल दूं, मुंगेर की तरह बेगूसराय में भी अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ के ईबीसी जातियों ने, याद रखिएगा मेरी बात को, ये चुनाव के वक्त ईबीसी जातियों का वोट वहाँ निकलवा के चेक कराइएगा। ईबीसी जातियाँ एकदम साथ हैं, ईबीसी जातियाँ भाजपा के साथ हैं। तो आपको एक बड़ा वहाँ फायदा मिल रहा है। चिराग पासवान की रैली हुई थी और लोगों, तो वहाँ दलित भी मिला जुला कर वोट इधर ही कर रहे हैं। जी मैं कह रहा था कि समस्तीपुर की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि समस्तीपुर में समय आपने अधिक दिया, वहाँ की लड़ाई एक बड़ा दिलचस्प लड़ाई थी और हॉट सीट है, युवाओं के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। हम मुंगेर की चर्चा करेंगे तो मुंगेर की जब चर्चा शुरू हो रही है तो वहाँ सीधे एक नाम आ जा रहा है, एक मीम आपके नज़र में आ गया होगा। सारे मीडिया का जमावड़ा चुनाव छोड़ करके एक खास व्यक्ति पर है, अनंत सिंह पर। क्या यहाँ की लड़ाई में अनंत सिंह अंतर डालेंगे? अपने विधानसभा में तो बिल्कुल डालेंगे। और तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो जो मैंने आज पंचनामा में कहा भी कि एक तेजस्वी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है। देखिए नरेंद्र मोदी अगर अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग बयान दें तो मैं समझता हूँ कि उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। मेरा गुजरात के साथ पुराना कनेक्शन है, मेरा बिहार के साथ पुराना कनेक्शन है, यूपी से मेरा पुराना कनेक्शन है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिश्ता अपना जोड़ लेते हैं। हाँ वो जायज़ है जी, वो चलता है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो आए भोकाल बनाने तो अपना करें। तेजस्वी तो 40 सीट पे 40 पैत्र लगाएंगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। कहीं खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, कहीं वहीं बैठ के भाषण दे रहे हैं, कहीं सूत के भाषण दे रहे हैं, कहीं फोन पे भाषण दे रहे हैं जी। ठीक है, स्ट्रैटेजी से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में सिखा रहा हूँ अपना जो करना है, जैसा कोच वैसा टीम जी। असर देखते नहीं, नारियल पानी पी के गुजरात हारे बाजी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उधर जाओ, तुम वहाँ फील्डिंग करो, तुम ऊपर चढ़ जाओ, तुम नीचे जाओ, तुम कैमरामैन के पीछे चल जाओ, तुम ग्राउंड के बाहर चल जाओ, अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तुम बॉल पर चढ़ जाओ, जहाँ कैच आए वहाँ जाओ, लेकिन अल्टीमेटली टीम को जीतनी चाहिए। उस रणनीति में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन चुनावी रणनीति, समीकरण गणना, अरे कागज पर तो पूरे बिहार में महागठबंधन से मजबूत कोई ये नहीं है, कोई लड़ाई नहीं कागज पर। फिर काहे हार जा रहे हैं? खाता नहीं खुल रहा है जी, है अंधा को क्या चाहिए? दुगो आंख। 2019 की स्ट्रेटजी थी, अंधा को क्या चाहिए? दुगो आंख जी। 2019 तेजस्वी को क्या चाहिए? दुगो सीट, 0 पर बोल्ड हुए 2019 में। सबसे बड़ी बात बाबा कि 2 सीट पर भी वही घमंड होगा जो 40 सीट जीतने पर घमंड होता है जी, कि हमने तो 2 सीट जीत लिया ना। उनको ना सोचना चाहिए कि कैसे 39 से कम हो गया जी। कहते कि 40 लाएंगे। जंग दुसाद वाला हाल हुआ जो आपको बताया देने में एक कहानी। चलिए अब मुंगेर के बाद, मुंगेर खत्म कहा हूँ, मुंगेर की कहानी अभी उसमें शुरू कहा गया, अभी तो शुरू किए हैं। तो मुंगेर में आप अनंत सिंह पर चुनाव खत्म करना चाहते हैं क्या? तो आप भी अनंत सिंह तो रिजल्ट आउट कर दिया, 4 लाख से जीत रहे हैं। अनंत सिंह की बात गलत होती नहीं है, ये बात भी सच है। उन्होंने साफ कहा कि भाई हम अपना क्षेत्र के जिम्मा ले भाई, हम उन्हें के न ले भाई। यहाँ का 4 लाख तो है, यहाँ 4 लाख हम यहाँ तो हमारा आदमी देते थे, बोलता है सबकी सब जीत रहे हैं, हमको इससे ऊपर जाना भी नहीं। लेकिन 2 चर्चाएं खूब हुई हैं पूरे चुनाव के दौरान, पहले दिन से आज तक। पहला, अशोक महतो को लास्ट मोमेंट में उतार कर उनकी पत्नी को टिकट देकर ब्याह शादी सब करा दिया। तेजस्वी मैनेज कर ले लाई, मुंगेर में ललन सिंह से मैनेज कर ले। चुनाव बाद नीतीशवा पलटता ही ना तो ये दोनों एक हो जाता ही, ये पहली सेटिंग कर ले। ये चर्चा खूब हुई कि जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी दिया गया ताकि ललन सिंह वहां से जीत जाए और बाद में ललन सिंह जदयू तोड़ के लेके आ जाए, ऐसी चर्चा। हम नहीं कि ललन सिंह भाई समझ लिया, ये हमारा कहना नहीं, ये चर्चा हो रही थी जी। दूसरी बात, एक चर्चा जो उसके तुरंत बाद शुरू हो गई कि अब ललन सिंह को फंसा के तेजस्वी निपटा देंगे। और तेजस्वी ही नहीं, इसमें जदयू के लोग भी इनके साथ हैं जी। अब कौन है हम नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग तेजस्वी के साथ मिले हुए हैं कि ललन सिंह को निपटाओ, पहले इसको हटाओ जगह से, बहुत नीतीश कुमार को इन्फ्लुएंस करते हैं, हटाओ इनको तबे हो पाएगा डायरेक्ट बातचीत। भाजपा के लोग भी चाहते हैं ऐसा, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, चिराग भी चाहते हैं। सब ने जाकर वहां पसीना बहाया, खून बहाया जी, खून में बस पसीना बहाया और धूप खाया। सारे भाजपा के दिग्गज नेता वहां गए, चिराग पासवान खुद गए, रोड शो किया। ललन सिंह के लिए भी उतनी ही ताकत लगाएगी जितना कि किसी और प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि एक एक सीट इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। 400 प्लस का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए 1 सीट 2 सीट आप कमजोर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि महागठबंधन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पूर्णिया हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए भाजपा को वोट, पप्पू को खाली मत दीजिएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका
सोच ही गलत है जब आप हारने को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि एगो दूगो सीट हमको हरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू नहीं जीतना चाहिए, गुलाब यादव नहीं जीतना चाहिए, हिना साहब नहीं जीतना चाहिए, राजबल्लभ यादव नहीं जीतना चाहिए। मैं आप ही सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कहा है। लालू जी तो संघर्ष किए हैं, लालू जी ने तो बहुत पसीना बहाया, बहुत जनता के बीच गए, बहुत संघर्ष देखा। आप लालू जी के पुत्र हैं, इस वजह से आप ये बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अगर है ही वही एक क्राइटेरिया है तो फिर चिराग पासवान जिंदाबाद हो गया जी। फिर मांझी के पुत्र उनको जिंदाबाद हो गया डायरेक्ट जी। फिर सम्राट चौधरी जिंदाबाद हो गए। तो सभी नेता पुत्र ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है। उनके जात में मत देखिए आप। जब यादव आपके साथ कंप्लीट है तो फिर कुशवाहा क्यों नहीं है साथ जी। सम्राट चौधरी के? फिर क्यों ना माने कि पूरे बिहार के एक भी दलित आपको वोट नहीं करेगा? ऐसे सोचिए, आंख मूंद के मत सोचिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में एक समाज तेजस्वी के लिए काल बन गया है। अब ज्यादा दूर जाना नहीं है, वो समाज उन्हीं का समाज है जो सुनना ही नहीं चाह रहा अपने नेता की कोई कमी, जो मान के चल ही नहीं रहा कि उसका नेता चुनाव हार सकता है। वो अभी 0 पर आउट हुआ है 19 में और अभी मान के चला कि 40 में 40 जीत रहे हैं। अरे कौन ग्राफ से आ रहा है? चंद्रमा से वोटर्स आ रहे हैं। मुंगेर में अगड़ा पिछड़ा कराने की तगड़ी कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। कहा, यहां तक कि मंच पर मैंने आज पंचनामा में कहा करिए सब एक हो गया है। देख रहे हैं ना आप लोग, सब एक हो गया है। सब भूमियार एक हो गया है, सब भूमियार एक हो गया है, सब भूमियार एक हो गया है। तो आप लोग भी एक हो जाइए, अशोक महतो को वोट दीजिए। काहे भाई कि अशोक महतो ने जो सवर्णों का शासन था उसको समाप्त करा दिया। तब तो लालू यादव से बड़े नेता अशोक महतो हो गए, सबसे बड़े गरीबों के मसीहा अशोक महतो हो गए। तो अशोक महतो को मैं जरूर चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे राजद और फिर चुनाव लड़ा जाए और फिर देखा जाए लड़ाई। मुझे लगता है कि शायद चिराग पासवान का नरेंद्र मोदी भी नहीं टिकेंगे अगर अशोक महतो को आगे करके मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो प्रोजेक्ट किया जाए। नमन जी, आपकी इन सारी बातों पर मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि क्या लालू प्रसाद को लेकर के जो कहा जाता था, अभी नीतीश कुमार भी लगातार कर रहे हैं, 15 साल का कैसा शासन था, क्या तेजस्वी यादव थक हार करके फिर लालू वाले स्ट्रेटजी पर शुरू हो गए हैं अपराधियों? नहीं, वही मैं कह नहीं, अपराधी वाली बात तो सब लोग अपराधी को जोड़ रहे हैं। मैं जो फैक्ट है वही बोलूंगा। अपराधी तो सभी पार्टियों से लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की कमी यह है कि वो सहूलियत देखिए, परिपक्वता धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है तेजस्वी बिहार की मुख्य राजनीति से, क्योंकि बदल गया पैटर्न ना। क्वेश्चन पेपर अब आप मैट्रिक दिए थे, आपका मैट्रिक का क्वेश्चन रखा हुआ था घर में, हमको याद है। आपका मैट्रिक का क्वेश्चन रखा हुआ था, हम देखे, हम बोले यार ये तो बहुत आसान है, तो एक दिन में भर देंगे, 5 मिनट में भी जवाब दे देंगे सबका। बदल गया ना समीकरण। आपके समय से मेरे समय में क्वेश्चन हार्ड आने लगा जी। आपका देख के सोचे कि अगर तैयारी हम करते तो हम लोग फेले ना करते। 0 आता 19 में, हमको भी इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक बार जब गलती हो गई तो दोबारा तैयारी करनी चाहिए ना मजबूत लड़ाई की। हम कहता नहीं तरह बुझात ना हुई, ऐसे ना बुझात हुई कि तो बहियों जाती है में डूब के देखत रहो। अगला 25 तक इंतजार करो, 25 में ना हुई तो 25 के बाद इंतजार करो, फिर जेल जा, जेल जेल के बाद निकलियो, फिर तैयारी करियो। अभी उम्र पूरा पड़ा हुआ है, अभी बहुत उम्र है। तेजस्वी यादव तो 67, 68, 69, 70 तक बन सकते हैं मुख्यमंत्री। संभावनाएं है उनके लिए जी, संभावनाओं को छोड़ना नहीं। आप ऐसे ही एकदम लगे रहिए उनके साथ। नमन जी, बाकी सब सीटों पे तो मैंने कुछ हल्का फुल्का दिया, लेकिन समस्तीपुर मैं विशेष नहीं बोलूंगा, क्योंकि समस्तीपुर आपने बहुत करीब से देखा है और यहाँ के समीकरण के बारे में, और यहाँ जो 2 युवा उम्मीदवार हैं, दोनों एक ही कैबिनेट के मंत्रियों के पुत्र और पुत्री हैं। क्या समीकरण है बाबा? आप मुझे बताइए एक बात, मैं फिर वही बात कहूँगा, कैसे आप चाहते हैं कि हम मैंने यहाँ निष्पक्षता से बता दें आपको सब बात? क्योंकि मैं निष्पक्षता से बोलूँगा, विश्वास नहीं कीजिएगा। चलिए तराजू मान लेते हैं जी। ये दोनों तराजू के 2 पलड़े हैं, ठीक है जी। ये 2 पलड़े हैं, ये शांभवी चौधरी हैं, ये सनी हजारी हैं। एकदम निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, ये जानते हुए कि शांभवी चौधरी ने मुझे राखी बांधा है, मेरी बहन है, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि दोनों को मैं अलग अलग रख देता हूं तराजू के तौर पर। और आप एक पत्रकार के, आप एक दर्शक के तौर पर निष्पक्ष होकर आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जब शांभवी चौधरी को टिकट देने की बारी आई थी तब मुझे भी लगा था कि अरे शांभवी कमजोर ना पड़ जाए, अभी तो राजनीति बहुत उसको नहीं आती है, वो देखी नहीं है राजनीति बहुत। लेकिन ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि वो अशोक चौधरी की पुत्री है और 24 घंटा अशोक चौधरी राजनीति करते हैं। अब जरा धीरे धीरे इस पे तौलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सनी हजारी कांग्रेसी नहीं है, रखिए यहाँ। कांग्रेसी उस दिन बने जिस दिन टिकट की बात आई।
एक इधर रख देते हैं पॉइंट। शांभवी चौधरी के पति लोजपा में हैं, उनके पिता अशोक चौधरी जदयू में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, नीतीश के बहुत करीबियों में से एक हैं, और कभी जो एनडीए का हिस्सा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हैं। उनके ससुर जी किशोर कुणाल का आरएसएस में कितना पैठ है, वो शादी अगर आप देखे होंगे शांभवी चौधरी के तो आपको पता होगा। ये रख देते हैं। अब बताइए किधर आपको लग रहा है कि भारी होगा? ये तो पसंगे भारी हो गया इधर भारी हो गया, जी सनी हजाल के पड़ गए। सनी के पिताजी नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री हैं, ये भी इस पे रख देते हैं आप। जी। कितना मदद कर पाए अपने पुत्र का, उस जदयू के तंत्र का कितना इस्तेमाल कर तो पाए? निकल ही नहीं पाए हैं। जब से नीतीश कुमार बोले हैं कि कुछ लोग इधर उधर कर रहा है मेरे उम्मीदवार को लेकर के, तो वो तो निकल ही नहीं रहे हैं। चलिए, सनी के पिताजी किस पार्टी से टिकट चाहते थे मिल जाए सनी को? लोजपा से चाहते थे, नहीं मिला ना। नहीं मिला। अंतिम समय में, अंतिम चुनाव के वक्त पैराशूट कैंडिडेट कौन कहलाएगा? निश्चित रूप से सनी हजारी कहलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टार पावर देखते हैं। तेजस्वी यादव रख दे इधर, हाँ रख दीजिए, मुकेश सहनी इधर रख देते हैं रख दीजिए। सनी की तरफ। राहुल गांधी रखे हैं, राहुल गांधी तो आए नहीं थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को रखिए। खड़गे को अंतिम दिन रख दिए। राहुल गांधी तो आए नहीं थे, जी क्या कर राहुल गांधी को बाहर रख दे कहीं, हाँ राहुल गांधी को तो अलग बाहर रख देते हैं। चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी मैसेज दे दिए, उनको भी रख दीजिए इसी पे। अब इधर आते हैं, सीधे शुरू करते हैं ऊपर से। जी नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी बेटी है, इसको जिताना ही पड़ेगा, पूरे देश में किसी के लिए नहीं कहा। अमित शाह है, बोला कि ये सीट तो हम जीत कर ही मान के चल रहे हैं, बाकी सब पे ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार आया और नीतीश कुमार ने क्या कहा कि जो मेरे प्रत्याशी के खिलाफ खेला करेगा, मैंने है देखा लोग अब जी उसको हम जल्दी जवाब देंगे। मैंने चुनाव खत्म होने के वोट तर बाद। भी गया, मत तर गया। जी। माने ये सनी के लिए नहीं था मैसेज, दुविधा में दोनों ये में माया मिली ये रहा। महेश्वर हजारी के लिए था जी। कि अब आपका भी छुट्टी मना हो जाए। चर्चा तो आप सुनबे कि हो गया था। जी जी मेरा महेश्वर जी से और आपका कोई दिक्कत, हमारा बड़ा बढ़िया रिश्ता उनसे, हम उनसे भी है व्यक्तिगत हमारा। चलिए, तो ये स्टार पावर यहाँ था। अब इसमें चिराग पासवान को ऐड कर देते हैं, जी एकदम डायरेक्ट गरम मसाला। जी अब बताइए बाबा, इधर इतना नेता, अभी अशोक चौधरी को हम छोड़ दिए हैं और सायन कुणाल को छोड़ दिए हैं और आचार्य कुणाल को छोड़ दिए हैं। अब इतना में कौन भारी लग रहा है आपको? अब तो उठ ही नहीं रहा है, तो इतना भारी हो गया कि चलिए, आप बोल रहे हैं, आप अभी समझ लीजिए इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, अशोक चौधरी के मैनेजमेंट को लाइए अब सामने, और महेश्वर हजारी का वो लुंगी वाला फोटो याद कीजिए, वो अपने कार्यालय में वो बैठे हुए थे। कार्यालय कहाँ, वो तो होटल में बैठे हुए थे। जी कितना इन्फ्लुएंस कर पाए होंगे महेश्वर हजारी, और कितना इन्फ्लुएंस कर पाए हैं अशोक चौधरी? तो घर से निकल ही नहीं पाया चप्पा तो- चप्पा लोजपा, जी समस्तीपुर के हर कोने में शांभवी चौधरी की तस्वीर है। बच्चा से बूढ़ा तक टोपी पहने हुए शांभवी चौधरी का, टी शर्ट पहने हुए शांभवी चौधरी का। झालर, फानुस, वीडियो वैन्स लगातार चल रही हैं। जहां कोई नहीं भी देखने वाला है वहां भी बांध किनारे लगा के गाड़ी चल रहा है उसमें वीडियो। सनी हजारी का क्या सिचुएशन है, तो रात में वोटिंग के लिए वोट घूम रहे हैं, दम भर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बाकी चुनावी मैनेजमेंट में जो इसका खेल होता है, इसका खेल होता है, वो सब चल रहा है। उसमें कोई मैं लड़ाई नहीं बोलूंगा, उसमें दोनों बराबर होंगे। निश्चित तौर पर सबको पता है महेश्वर हजारी कोई बच्चा थोड़ी है, उनको भी राजनीति का बहुत अनुभव, जानते हैं कि माल दो माल लो, हिसाब किताब बड़ा सिंपल होता है। इसमें ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, समझिए आप। तो इसमें मैं दोनों को बराबर फिर भी मान लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, दिन भर आदमी जो काम करे, दाल भात भुजिया पापड़ अचार खरीदे ना करे, कुछ चाहे ना कीजिए चुनाव में, बिल्कुल। धोती उती वाला समय रहा नहीं अब। जी 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 ये भी बाबा मान लेते हैं। इसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से अंतिम समय में रोड शो किया, जी, वो तो मैंने देखा। वो आपने देखा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सब को छोड़ देते हैं एक तरफ, मानते हैं जातीय समीकरणों पे आ जाते हैं हम। महागठबंधन का वोट तो बहुत है जी ताती तत्वा समाज, पान समाज जो है वहां पे, जिसका वोट कहा था 1.5 लाख 2 लाख के आसपास है, हम तो मानते हैं 1 लाख के आसपास होगा। अब बताइए, इस समाज का जो आईपी गुप्ता प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से नाक रगड़ते रह गए। फिर भी तो वो सनी हजारी के लिए अब जान दे ही रहे हैं। मैं जान दे, जो भी करे, ऑब्जर्वर बना के भेजा के, वही तो है कि मैंने अगुआ बियाह कर लिया और जिसका बियाह होना था उसको कहा कुर्सी लगाइए। सही बात, यही स्थिति हुआ। बिल्कुल। तो आईपी गुप्ता कुर्सी लगवाया गया। अंतिम क्षण तक मैंने उनका नाम था। अब मजेदार बात समझिएगा, जैसा एक तरफ सनी हजारी और महेश्वर हजारी को रखिए, और दूसरी तरफ चिराग पासवान को रखिए और अशोक चौधरी को रखिए। मैं मानता हूँ अशोक चौधरी को हटा ही दीजिए, छोड़िए। चिराग पासवान और सनी हजारी और महेश्वर हजारी, इन दोनों को जब सामने रखते हैं तो ये हमको बताइए बाबा कि दलित बिहार में बड़ा नेता किसको मानता है, किसके पीछे जाएगा? अब इसमें पूछना कहाँ है? नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं हम। सीधे चिराग पासवान का एक ही नाम, चिराग पासवान। तो जब चिराग पासवान के साथ पासी, पासवान,
तांती, ततवा, पान, हर वहां का पासवान, रविदास सब जा रहा है, तो इनको ये दलित वोट तो नहीं मिल रहा है जी। अब आचार्य कुणाल की वजह से या एनडीए की वजह से या मोदी जी की वजह से या जिस भी कारण से जी भाजपा का वोटर तो वोट करेगा ना शांभवी को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा का वोटर शांभवी को दलित महिला भी मान रहा है और सवर्ण समाज की बहू भी मान रहा है। बाबा बहुत कैलकुलेटेड गेम खेला है चिराग पासवान ने। मैं उस वक्त भी समझाने की कोशिश लोगों को कर रहा था, इनके पार्टी में भी कुछ लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ के चले गए। मैंने कहा चिराग पासवान ने प्योर विनेबिलिटी देखा है जी। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था तो अच्छी बात होती, निश्चित। लेकिन इस बार का चुनाव मोदी जी के तो कार्यकर्ता की पत्नी को ही बाबा सुनिए मेरी बात, इस बार चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। कई सीटों पर मोदी को हराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान यदि 5 में 5 अपनी जीता कर भेज देंगे तो मोदी के यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति देंगे ना। बिल्कुल सबसे बड़ा सहयोग होगा ना जी। गिलहरी राम जी का राम सेतु नहीं बनाई थी नहीं, लेकिन गिलहरी का प्रयास तो अप्रिशिएट किया गया था ना, चर्चा उसकी खूब होती है। तो वही चिराग पासवान गिलहरी से थोड़ा ज्यादा बढ़कर 5 सीटों का जो सहयोग अगर करेंगे तो 400 प्लस में 5 सीटों की गारंटी कोई लेने का क्या, कोई लेने वाला है? सवाल ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूं। तो आप जब इन सब चीजों को रखते हैं एक तरफ, बाबा कोई लड़ाई समस्तीपुर में मुझे नहीं दिख रही है। लोग भी यही बात कर रहे हैं। शहरी वोटर छोड़िए ना, गांव के वोटरों से मैंने बातचीत की है। मेरे पास तो इस बात का भी प्रूफ है कि मुकेश सहनी का भी वोट ट्रांसफर समस्तीपुर में नहीं हो रहा है जी। वहाँ का मलाह समाज भी उनको वोट न करके जा रहा दे रहा है किसी और को। चलिए, तो जैसा कि आपने 5 सीटों का पूरी तरह से विश्लेषण और समीकरण समझा, अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो साफ स्पष्ट कर रही हैं कि इशारा किधर जा रहा है। वोट देने जरूर जाइएगा। जब कल सवेरे आप पोलिंग बूथ पे जाइएगा तो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट कीजिएगा और हर किसी से, इन 5 क्षेत्रों के हर वो उस नागरिक से जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, उनसे आग्रह करेगा पंचनामा कि आप अपना वोट कास्ट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।